डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अर्गट डिजीज़ ऑफ बाजरा, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। ये टॉपिक एमएससी फाइनल ईयर स्पेशल पेपर का है, प्लांट पैथोलॉजी का। तो ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। अर्गट डिजीज़ ऑफ बाजरा किससे होता है? क्लेवीसेप्स परप्यूरिया से। इसको आप जानते हैं, ये देखिए आप, स्पाइक्स ऑफ बाजरा इन्फेक्टेड बाई अर्गट। खेतों में आपने देखा होगा जहाँ बाजरे की फसल उगती है, वहाँ पर सीड्स की जगह पर, जो सिट्टा होता है बाजरे का, वहाँ पर की सीड्स की जगह पर काले रंग का कोलतार जैसे ग्रेन्स बन जाते हैं, है ना। ये आप चित्र में देखिए, काले रंग के कोलतार जैसे निकल रहा हो, इस तरीके के ग्रेन्स बन जाते हैं। यही जो बीमारी है वो है अर्गट डिजीज़। बाजरा की जो क्लेवीसेप्स परप्यूरिया नामक फंजाई से उत्पन्न होती है। Distribution of ergot disease. Ergot disease of pearl millet has been reported from India, Pakistan and several countries in Africa. In India, the disease is present in all the states where pearl millet is cultivated. तो ये disease जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बाजरे की फसल की पैदावार होती है, वहाँ पर इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। लॉस ड्यू टू डिज़ीज़, इससे क्या नुकसान होता है? द अर्गट ऑफ बाजरा वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ इट्स अकरेंस in epidemic form was made in 1956 from South Satara area of महाराष्ट्र। तो एपिडेमिक के रूप में जो शुरुआत हम हुई थी इस डिज़ीज़ की, सबसे पहले ये रिपोर्ट किया गया था साउथ इंडिया में रिपोर्ट किया गया था। और यहाँ पर एपिडेमिक जो है, सतारा जो एरिया था महाराष्ट्र का, वहाँ पर 1956 में ये एपिडेमिक के रूप में सामने आया था। सीवियर एपिडेमिक्स ऑफ द डिजीज़ आर नोन टू अकर इन दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हरियाणा। नटराजन एटल ने इसको बताया कि इससे जो नुकसान हुआ, लॉस हुआ, वो करीब 58% हुआ, 62.4% भी हुआ, और ग्रेन लॉस जो है वो 58% हुआ। द डैमेज कॉज्ड बाय द डिजीज़ डिपेंड्स अपॉन द वेदर एट द टाइम ऑफ ईयर फॉर्मेशन। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एल्कलॉइड्स इन द अर्गट adds to the importance of the disease. The sclerotia contain ergotoxin, which when consumed in excessive quantities proves to be toxic to life. But when taken in prescribed quantities, it proves to be beneficial as it has some medicinal value too. तो इससे जो एल्कलॉइड्स निकलते हैं क्लेवीसेप्स परप्यूरिया के द्वारा, जब ये रोग कारित किया जाता है तो ईयर जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, और उसमें ग्रेन्स जो हैं वो बहुत काले रंग के होते हैं, स्पोर्स इन ग्रेन्स के अंदर भरे रहते हैं, और काले रंग के ग्रेन्स जो हैं वो काफ़ी जो प्रेजेंस होती है वो जैसे कोलतार कहीं से निकल रहा हो ड्रॉप्स के रूप में, इस प्रकार से वो दिखाई देते हैं। तो इनको हम कहते हैं, जो काले ग्रेन्स होते हैं इनको ये कहलाते हैं स्क्लेरोशिया। इसके अंदर जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो अर्गोटॉक्सिन्स कहलाते हैं। अर्गोटॉक्सिन्स जो एल्कलॉइड्स हैं, इनका जो इस्तेमाल है ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं लाइफ के लिए, यदि वो अधिक मात्रा में ले लिए जाएं, और कई बार ये बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। सिम्टम्स क्या हैं अर्गट डिजीज़ के? द डिजीज़ अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ फ्लॉवरिंग. Small droplets of a light honey-colored dew-like substances exudes from infected spikelets. A few to many spikelets may be found in a group which darkens with age, and small grayish or dark brown sclerotia are formed. These sclerotia replace the ovary or grain and are about 0.5 to 1 centimeter in length. They are hard and woody. तो इनकी लंबाई जो है वो 0.5 से 1 सेंटीमीटर होती है, और जो ये काले ग्रेन्स हैं, स्पोर्स भरे हुए स्क्लेरोशिया हैं, ये कैसे होते हैं? डार्क होते हैं, ग्रेइश होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं, और ओवरी और ग्रेन की जगह पर ये बन जाते हैं। यहाँ पर ये आप देखिए, ये बाजरा के दाने हैं जो अर्गट डिजीज़ से
संक्रमित हुए हैं। Causal organism of ergot disease. The fungus attacks the ovary and grows profusely, producing masses of hyphae. These hyphae produce firstly small conidiophores, which later on give rise to conidia. One can see honeydew-like droplets oozing out of infected ovary of the affected ears, which are full of conidia. However, after some times, the masses of hyphae filling in the ovary harden in addition with the honeydew-like substance and give rise to sclerotia. The sclerotia becomes somewhat elongated and project out the surface of the ear. These are the sclerotia which bond sex organs therein at मैच्योरिटी. तो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो इसका क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया है. फंगस ग्रो करती है ओवरी के अंदर और ओवरी से जो ग्रेन्स है उसका फॉर्मेशन नहीं होता. वहाँ पर फंगस का हाइफी जो है वो एक कॉम्पैक्ट मास बना लेता है और ये मास जो है कॉनिडियोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिस पर कॉनिडिया लगते हैं. ये कॉनिडिया हनी ड्यू स्टेज में आ जाते हैं और ड्रॉपलेट्स की भांति ये बाहर निकले रहते हैं और ओवरी को ये इन्फेक्ट कर देते हैं जिससे जो ईयर है वहाँ पर ग्रेन्स नहीं बन पाते हैं और इनके संक्रमित होने के कारण वहाँ पर स्क्लेरोशिया बन जाते हैं. Economic importance of ergot disease. Ergot, sometimes destructive disease on pearl millet grain production in India. Although the disease has been known for a long time, possibly over 100 years, the first ergot epidemic was not reported until 1957. The importance of ergot as a major threat to pearl millet production was recognized in the late 1960s with the cultivation of commercial hybrids. Losses in grain yield due to ergot have been estimated to be as high as 58 to 70% in hybrids. तो लॉस जो था बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये एपिडेमिक हुई थी 1957 से 1960 तक. दिस डिजीज़ assumes special importance because grain is easily contaminated by fungal bodies which affect the health of human beings and animals. Normal grain contaminated with ergot infested grain when consumed by human beings induces nausea, vomiting, giddiness and in extreme cases may be fatal also. तो ये जो एल्कलॉइड्स निकलते हैं अर्गोटॉक्सिन्स नाम के जो एल्कलॉइड्स निकलते हैं ये कई बार जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. तो ये दाने यदि अच्छे दानों के साथ में ये स्क्लेरोशिया दानों के साथ में यदि पशुओं को दे दिए जाएं या ह्यूमंस जो हैं मनुष्य जो हैं इसको अपने खाने में इस्तेमाल करें तो ये एल्कलॉइड्स जो हैं वो फैटल भी हो सकते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा लॉस क्रिएट करते हैं. सिम्टम्स ऑफ ergot डिजीज़. The ergot causing fungus infects the florets and develops in the ovary, producing initially copious creamy pink or red colored sweet sticky liquid called honeydew. तो जो ये एक्स्यूट जो बाहर निकलता है जब क्लेविसेप्स का हाइफी या माइसीलियम जब ओवरी को संक्रमित करता है तो वहाँ पर कॉनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन होता है जिस पर कॉनिडिया लगते हैं. ये कॉनिडिया एक्स्यूट के रूप में हनी ड्यू के रूप में जो है वो बाहर आते हैं और ये जो लिक्विड है वो काफ़ी स्टिकी होता है जिस पर ये कॉनिडिया जो है वो अच्छे से चिपके रहते हैं. The honeydew can drip down onto the upper leaves, making them sticky. Often pollen and anther sacs adhere to the honeydew. Subsequently, long, dark-colored, hard structures sclerotia develop from infected florets. First dark at the tip and then completely black. तो ये बाद में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्क्लेरोशिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. मैनेजमेंट ऑफ ergot diseases. मैनेजमेंट क्या है ergot डिजीज़ का? द मेजर सोर्स ऑफ प्राइमरी inoculum इज स्क्लेरोशिया ऑलरेडी इन सॉइल फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप और एडेड एट सोइंग विद द यूज ऑफ कंटेमिनेटेड सीड. डिजीज डेवलपमेंट एंड स्प्रेड डिपेंड्स ऑन प्रीवेलिंग वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलन. तो मैनेजमेंट क्या है इसका ergot का, कैसे फैलता है ये? ergot के जो स्क्लेरोशिया हैं वो जब फसल कटती है तो खेतों में गिर जाते हैं
मिट्टी के अंदर ये पड़े रहते हैं और बहुत लंबे टाइम तक ये सरवाइव करते हैं। जब हम दोबारा फसल बोते हैं बाजरे की तो ये स्क्लेरोशिया जो है वापस से पौधे को संक्रमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका संक्रमण जो है वो लगातार चलता रहता है और ये सीधे जो है सॉइल से क्रॉप में संक्रमित हो जाते हैं और इनका स्प्रेड जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। अब आते हैं हम अर्गट डिजीज साइकिल पर। पहला पॉइंट आता है अर्गट डिजीज साइकिल का, पेरिनेशन। These are the sclerotial bodies which help pathogen perinate from season to season. They remain in the soil or with plant debris, overcome the unfavorable circumstances and germinate in favorable conditions during the next season, producing ascospores to cause primary infection. तो soil के अंदर ये sclerotia पड़े रहते हैं और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो यह जर्मिनेट करके और पौधों को इन्फेक्ट करते हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। द फंगस इन्फेक्ट्स वेरियस कोलेट्रल होस्ट लाइक अदर स्पीशीज ऑफ पेनिसिटम, सेंक्रस सिलेरियस एंड सेंक्रस सेटिगेरस, प्रोड्यूसिंग अर्गट। द रोल ऑफ दिस कोलेट्रल होस्ट इन द पेरिनेशन ऑफ द पैथोजन में ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट। तो दूसरे जो पौधे हैं उनको भी पेनिसिटम की जो स्पीशीज़ हैं, सेंक्रस सेलियरस एंड सेंक्रस सेटिगेरस आदि, इनमें भी अर्गट कॉज करते हैं और इनका भी एक अपना सिग्निफिकेंस होता है। सेकंड आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन ऑन हेल्दी क्रॉप प्लांट इज ब्रॉट इनटू बीइंग आफ्टर द स्क्लेरोशिया जर्मिनेट इन अबाउट ए मंथ टाइम। द स्क्लेरोशिया जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग स्ट्राइप्स विच वियर पेरिथेशियल हेड्स दैट कंटेन मैनी पेरिथेशिया embedded in them. Perithecia represent the fruiting bodies of the fungus and produce many SI inside. No paraphysis have been reported. इसके केस में पैराफाइसिस क्या होते हैं? एस्कोथीशियम के अंदर जो पेरिथीशियम और एस्कोथीशियम दोनों के अंदर एस्कोस्पोर्स जो हैं वो भरे हुए रहते हैं और उनके बीच में पैराफाइसिस होते हैं जो एस्कोस्पोर्स को लिबरेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अर्गट के केस में किसी भी प्रकार के पैराफाइसिस जो हैं वो रिपोर्ट अभी तक नहीं किए गए हैं। SI however contain filiform hyaline septate thin walled ascospores which get disseminated when the wall of the SI are burst open. The disseminated ascospores then fall on spike and under suitable condition germinate, enter inside the ovary and cause primary infection. After the primary infection is established, the hyphae fill in the ovaries, mature and lead to conidial stage. The hyphae give out small conidiophores which produce conidia on them. ये इसका प्राइमरी इन्फेक्शन है। नेक्स्ट स्टेज है जो थर्ड, वो है सेकेंडरी इन्फेक्शन। किस प्रकार से सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है? These are the conidia produced during primary infection which represent the secondary inoculum, source of secondary infection for the current season. जो conidia प्रोड्यूस हुए हैं वही प्राइमरी इन्फेक्शन के हैं और बाद में ये सेकेंडरी इनोकुलम बनाते हैं। The conidia are contained within the honey dew like exudate. The latter are taken away by insects which they sit on other plants, spread the conidia on them. The conidia germinate there and cause secondary infection. In this way, the secondary infection is insect borne. तो जो एक्स्यूट निकल रहा है कॉनिडिया का ओवरी वाली जगह से, जहाँ पर फंजाई ने उसको संक्रमित किया है, वो एक्स्यूट किस फॉर्म में है? हनी ड्यू की फॉर्म में है, जो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। वहाँ पर जब इंसेक्ट्स बैठते हैं तो उनके पैरों में ये कॉनिडिया जो है वो चिपक जाते हैं और ये इंसेक्ट जब किसी दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ ये कॉनिडिया को छोड़ देते हैं, जिससे जो हेल्दी प्लांट है वो भी संक्रमित हो जाता है। तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो कैसा है? इंसेक्ट बॉर्न है। After some times, the hyphal masses filling in the ovaries as a result of primary as well as secondary infections harden, giving rise to sclerotia. Secondary infection के बाद में hyphal mass जो है वो ovaries की जगह पर बन जाता है। प्राइमरी माइसीलियम बनता है, उसके बाद में सेकेंडरी बनता है और ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो काफ़ी कठोर हो जाता है और स्क्लेरोशिया को जन्म देता है।
The later are the structure which perinate and work as the source of primary infection during next growing seasons. यह स्क्लेरोशिया, अभी मैंने आपको बताया था कि यह स्क्लेरोशिया मिट्टी के अंदर गिर जाते हैं फसल के कटने के टाइम पर और सॉइल में रहते हैं और फिर से ये क्या काम करते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स होते हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं. नेक्स्ट है पॉइंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. High humidity in and around the field at the time of infection is considered the most suitable conditions for the severity of the disease. It is because the disease spreads very rapidly through secondary inoculum during such environmental conditions. तो high humidity जो है वो इसका एक सबसे बड़ा कारण है जब इन्फेक्शन जो है वो प्रोसीड करता है. इसके लिए ये कंडीशंस जो है वो बहुत सूटेबल होती हैं डिज़ीज़ के लिए और डिज़ीज़ जो है बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्रता से जो है वो स्प्रेड करती है और सेकेंडरी इनोकुलम को जन्म देती है. सेकेंडरी इनोकुलम माने कॉनिडिया जो हनी ड्यू स्टेज बनाते हैं और हनी ड्यू स्टेज से फिर दोबारा से वही साइकिल चलती है. इंसेक्ट्स के पैरों में लगकर यह कॉनिडिया जो है वो हेल्दी प्लांट्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पर फिर हेल्दी प्लांट को संक्रमित कर देते हैं. लेटर स्टेज फिर स्क्लेरोशिया की आती है और स्क्लेरोशिया जो है फसल कटने के टाइम पर ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो फिर से प्राइमरी इनोकुलम का काम करते हैं. अब आते हैं हम मैनेजमेंट पर. अर्गट डिजीज़ का मैनेजमेंट, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम. तो सबसे पहला तो काम है कि क्रॉप रोटेशन किया जाए, यानी फसल जो है वो हमको हर साल चेंज कर देनी चाहिए. बाजरे की फसल के बाद में 1-2 साल तक हमें दूसरी फसल बोनी चाहिए जिससे जो स्क्लेरोशिया ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं, सॉइल में जो स्क्लेरोशिया पड़े हैं उनका सर्वाइवल जो है कम हो जाए, उनकी सीवियरिटी जो है वो धीमे धीमे कम हो जाती है और वो ज़्यादा पेनिट्रेशन के काम के नहीं रहते हैं. यदि हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो उनकी इंसिडेंस जो है डिजीज़ का वो कम हो जाता है. The most commonly used method to control this disease is using clean seeds. दूसरा क्या है, हमको जब फसल बोएं तो बाजरे के सीड्स जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनके अंदर बीच में स्क्लेरोशिया नहीं होने चाहिए. तो हमें उनका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए. 20 to 30% सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हम सीड्स को सोक कर दें तो स्क्लेरोशिया जो है वो सरफेस पर आ जाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर तैरने लगते हैं. उन तैरने वाले स्क्लेरोशिया को हम हाथ से या छन्नी से निकालकर जो है वो बाहर कर देते हैं और सीड्स जो हैं वो हमको साफ़ सुथरे बोने के लिए मिल जाते हैं. ज़मीन की हमें लगातार हमको हल चलाना चाहिए जिससे मिट्टी जो है वो उलट पुलट होती रहे. इससे क्या है, जो स्क्लेरोशिया हैं वो बाहर आएंगे और उनकी वाइबिलिटी जो है वो धीमे धीमे कम हो जाएगी. रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का हमें उपयोग करना चाहिए जिससे ये डिज़ीज़ कारित ना हो. ग्रोथ ऑफ ए फंगस नेमली फ्यूजेरियम रोजियम ऑन क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस एज ए माइकोपैरासाइट हैज़ बीन कॉमनली सीन इन द टेरिया एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश. द फॉर्मर कैन बी यूज्ड एज हाईली पोटेंशियल बायोलॉजिकल कंट्रोल agent against the later and the incidence of the disease can be effectively reduced employing this method. तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के जिससे इस डिज़ीज़ को मैनेज किया जा सकता है. कल्चरल कंट्रोल. कल्चरल कंट्रोल में क्या करेंगे, गहरा हल जो है वो चलाते हैं जिससे स्क्लेरोशिया जो है वो सॉइल में ऊपर आ जाते हैं निकल के और उनका जर्मिनेशन जो है वो धीमे धीमे रिड्यूस हो जाता है. तो प्राइमरी इनोकुलम की तरह वे काम नहीं कर पाते हैं. तो इससे भी या फिर हम 10% सॉल्ट सॉल्यूशन से सीड्स को साफ़ कर लेते हैं. स्क्लेरोशिया जो है बाहर निकल जाते हैं, फ्लोट कर जाते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है और उन बीजों को हम बोते हैं. तो इसको हम कहते हैं कल्चरल कंट्रोल. नेक्स्ट आता है केमिकल कंट्रोल. डिफरेंट केमिकल से इकोनॉमिकल फंजीसाइड से उनका स्प्रे करके इस बीमारी को रोका जा सकता है. नेक्स्ट है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट. रेजिस्टेंट कल्टीवार्स जो हैं वो हमको उपयोग में
लाने चाहिए। थोड़े से कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड तो है, लेकिन अर्गट डिजीज़ का कंट्रोल जो है वो इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो 4 वेराइटीज़ हैं, जैसे WC-75, ICMS 7703, ICTP 8203 एंड ICMB 155 इंडिया के अंदर रिलीज हुई हैं, और ये रेजिस्टेंट वैरायटी हैं अर्गट डिजीज़ के खिलाफ। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।